इंतजार करते करते रात होने वाली थी, मगर किशन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब सुरीली बेचैन होने लगी थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही किशन और उसके पिता हाथ में अनाज की बोरी लिए घर पर आ जाते हैं। घर में आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। किशन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजमहल से मिलता था अपने पत्नी को दे दिया और फिर उससे बोला, लो सुरीली, ये अनाज आज के लिए है, इसे पका लो। सुरीली को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो किशन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। सुरीली, राजमहल से हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही मिलता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजमहल में पूरे दिन काम करते हो और उसके बदले राजमहल से आप लोगों को केवल 2 किलो अनाज मिलता है। ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें राजमहल से जो अनाज मिल रहा है वो राजा के कहे अनुसार मिल रहा होगा, और हम राजा के हुक्म के खिलाफ जाकर और अनाज भी तो नहीं मांग सकते। पिताजी, कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लेना और राजा से एक बार कह देना कि महाराज, 2 किलो अनाज से हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और हाँ, ये सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करना से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। सुरीली, अभी तुम राजा को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो व्यक्ति अपना हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए जरूर से कहना। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से जरूर बात करूंगा। अभी के लिए तुम इस अनाज को बना लो। उस रात सुरीली भी मान जाती है और सबके लिए उन्हीं 2 किलो अनाज से खाना बना लेती है। अगले दिन किशन और उसके पिता बिरजू दोनों राजा से मिलने उसके पास चले गए और राजा के सामने पहुंचकर बिरजू ने राजा से कहा, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। महाराज, पूरे दिन महल के बगीचे में काम करने के बदले राजमहल से हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। महाराज, इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिरजू, ये बात तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, आज से बिरजू का अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए और 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब सुरीली ने किशन के पास अनाज की बड़ी बोरी देखी तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस बोरी को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ भी नहीं बोला। हमने तो महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारे मेहनत के बदले 6 किलो अनाज मिलेगा। हम लोग खामखा महाराज से डर रहे थे, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ राजमहल में काम करने वाले सभी मजदूरों के राशन में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। बिरजू ने सुरीली को बहुत दुआएं दी। सुरीली बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज में से वो हर बार थोड़ा थोड़ा अनाज बचा लिया करती थी। इसी तरह कुछ महीनों तक उसने यही काम किया।
एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप जब राजमहल जाओगे तब आप महाराज से मिलकर कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो। ठीक है बेटी, मैं कल काम करने के बाद जब मैं महाराज से मिलूंगा तब उनसे ये बात कहूंगा। अगले दिन राजमहल का काम खत्म करने के बाद बिरजू और किशन महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने अपने बेटे किशन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया बिरजू, जो तुमने किशन की शादी कर दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। मंत्री, आज से बिरजू का अनाज 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाए। राजा की ये बात सुनकर बिरजू और किशन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गए। 10 किलो अनाज देखकर सुरीली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो 10 किलो अनाज में से वो आधे से भी ज्यादा बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को वो पका लेती थी। ऐसे ही साल भर चलता रहा। अब सुरीली ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, कल से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। आखिर कब तक आप लोग ऐसे मजदूरी करोगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। आप आज जाकर महाराज से बोल देना कि मैंने और मेरे बेटे ने गांव में छोटी सी दुकान खोली है, तो मैं और किशन अब राजमहल में काम करने नहीं आ पाएंगे। और यदि महाराज कुछ कहे तो थोड़ा अपनी तबीयत का बहाना बना लेना। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजमहल से आप लोग जो अनाज लेकर आते थे उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके काफी अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और ये अनाज बेचो। भगवान ने चाहा तो दुकान बहुत जल्द ही अच्छे से चलने लगेगी। सुरीली की बात सुनकर बिरजू और किशन थोड़ा चौंक तो जाते हैं, पर उन्हें पता था कि सुरीली कुछ सोच समझकर ये कह रही होगी। ठीक है बेटी, मैं आज ही महाराज से ये बात कर लूंगा और फिर घर आते आते बाजार में एक अच्छी सी दुकान भी देख लूंगा और फिर हम कल से उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। बिरजू ने गांव के बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। देखते देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही सुरीली अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़े हुए सोने के हार पर जाती है। सोने का हार देखकर सुरीली की आंखें आश्चर्य से खुली कि खुली रह जाती है। सुरीली जल्दी से उस हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन गांव के चौराहे पर राजमहल के ढिंढोरची ने ऐलान किया कि रानी का महल एक चिड़िया ले उड़ी है। किसी को मिले तो राजमहल में लाकर दे दे। रानी की हार की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात सुरीली को पता चली तब भी उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। पता चला या नहीं? इसलिए राजा को नहीं अभी महाराज, तक रानी का अभी तक तो हार कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री, तो एक काम करो, फिर से पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वो हार मिले वो बिना डरे आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के कहते ही मंत्री ढिंढोरची से फिर से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, एक चिड़िया रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए उस हार को वो महाराज को लाकर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये खबर अब सुरीली तक पहुंच जाती है। सुरीली फौरन से अपने पति और ससुर से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का सोने का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, राजा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। पिताजी, वो रानी का सोने का हार हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है
आप वो हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। सुरीली वो सोने का हार निकालकर बिरजू को दे देती है। बिरजू भी वो सोने का हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा भी बहुत खुश होता है। हार मिलने की खुशी में राजा बिरजू से कहता है, बिरजू, आज मैं बहुत खुश हूँ और शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मांगना है मांग लो। बिरजू, मैं जानता हूँ तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। मैं आज तुम्हें जो चाहिए वो देने तैयारी हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो एक बार मैं मेरे परिवार वालों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है बिरजू, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। बिरजू राजा को रानी का हार लौटाकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सुरीली से कहता है, बेटी महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं एक बार अपने परिवार वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप कल महाराज से मिलकर उनसे कहना कि क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं, जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकूंगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं कल महाराज से वैसे ही कहूँगा। अगले दिन बिरजू राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया और बिरजू को देखकर राजा ने बिरजू से कहा, कहो बिरजू, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूंगा। ठीक है बिरजू, मैं आज ही मंत्री से कहकर गांव में 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब फूलों फलों और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर बिरजू को गांव के अंदर 5 बीघा जमीन दिलवा देता है। अब किशन दिन रात खेतों में मेहनत करता है और बिरजू अपनी अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनी हो जाते हैं। फिर गांव के अंदर एक अच्छा सा और बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह सुरीली की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में बिरजू और किशन की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और अमीरी के दिन आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई